आवाज भी आ रही है आपको? जी आवाज भी आ रही है, ठीक है। करें स्टार्ट। जी सर, 11 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबको वेलकम करता हूं, जो लोग भी जूम जूम पर भी लोग हैं, जी जूम पे। जो ऑनलाइन भी हैं और कुछ प्रेजेंट भी हैं यहाँ पर हमारे प्रेमिसेस पे। तो बेसिकली हम पिछले साल का ये 6th कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है एट एडिफाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि तिलावत कलाम पाक से इब्तिदाम करें। आप करेंगे? जी मैं सर करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, we have kept it very simple. First we'll have a presentation by our chief financial officer और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जो भी सवालात आप करना चाहेंगे आपको हम पूरा मौका देंगे। तो मैं असद अब्बास साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन की इब्तिदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My presentation है corporate meeting session के लिए। These are the contents of my presentation. इसके ऊपर हम लोग one by one बात कर लेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। You know we are part of Kotak Oil Company Limited. असद देखो, हमारी आवाज आ रही है सबको जो ऑनलाइन भी हैं? कोई जी साहब जी सर, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? जी आ रही ओके है सर, ओके, आ रही शुक्रिया। गो अहेड। As you know we are part of Kotak Oil Company Limited. ये एक बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसमें एक्सप्लोरेशन कंपनी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड, 2 रिफाइनरीज हैं, ARL इंडस्ट्रियल रिफाइनरी, फिर एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। इसी तरह एक अटक जैन है जो पावर IPP है। और अटक एनर्जी है हमारी एसोसिएट कंपनी। अटक सीमेंट है एक लिस्टेड कंपनी। और अटक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है जो IT की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक बड़ा इंटीग्रेटेड ग्रुप है इस हवाले से। ये हमारा ऑपरेशनल प्रोफाइल है। इसमें आप हमारी लोकेशन ऑफ एयरलाइन देख सकते हैं। वी आर सिचुएटेड इन रावलपिंडी। इसके अलावा बाकी रिफाइनरीज हैं, पार्को मुल्तान में है, सिनर्जिको, NRL, TRL ये कराची में है। ARL क्योंकि लैंडलॉक रिफाइनरी है तो जितना कोटवार रीजन में और KPK में क्रूड यहाँ प्रोड्यूस होता है, हम 100% उसी क्रूड पे काम करते हैं और उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। रिफाइनरी की जो ऑपरेशंस हैं दे गो बैक टू 1922। माशाल्लाह हम लोग 100 साल से बिजनेस में हैं। हमारे पास 4 डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो कैपेबिलिटी है टू प्रोसेस टाइप ऑफ क्रूड ऑयल वो बहुत अच्छी है। हम लाइटेस्ट से हैवीएस्ट क्रूड प्रोसेस कर सकते हैं और 4 डिस्टिलेशन यूनिट होने की वजह से हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि अगर कोई एक यूनिट किसी वजह से बंद हो जाए तो वी कैन कंटिन्यू आवर ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। जो हमारा शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें मेजर शेयर होल्डर अटक ऑयल कंपनी है जिसका 61% शेयर होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की है 1.68%। बाकी प्राइवेट लोगों की और बैंक्स की इंस्टीट्यूशंस की 7.26%। ये थोड़ा बहुत चेंज होती है। हमारी डिजाइन थ्रूपुट कैपेसिटी है वो 53,400 बैरल्स पर डे है। जो हमारी मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो हाई स्पीड डीजल, प्रीमियम मोटर गैसोलीन,
furnace fuel oil, jet fuel, kerosene oil, bitumen है। ये एयरएल का शेयर है दी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंट्री वाइज कंज्यूम होती है उसमें एयरएल का शेयर तकरीबन 10% है। 37% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो मुल्क में इंपोर्ट होती हैं। जो बाकी रिफाइनरीज हैं उनका शेयर सिनर्जी का 6%, एनआरएल का 8%, पार्को 27%, पीआरएल का 8% और बाकी कुछ छोटी और हैं 4%। ये कुछ मेन इवेंट्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। इसमें सबसे पहले एक हमने इंटीग्रेटेड टर्न अराउंड कंप्लीट किया था। ये तकरीबन 30 डेज की एक्टिविटी थी। ये हमने 5 साल के बाद किया है। इट वॉज नेसेसरी टू कुछ कैटलिस्ट रीलोड करना था, कुछ पार्ट्स की रिप्लेसमेंट थी और ओवरऑल एक रिव्यू था पूरी रिफाइनरी का। इसके लिए पूरी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है विद ऑयल प्रोड्यूसर्स, ओग्रा और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड टर्न अराउंड प्रोडक्ट सप्लाईज भी मुतासिर ना हो और उसकी पहले से प्लानिंग की जा सके। इसके अलावा इस साल के एक और जो मेजर इवेंट था वो एक्सपोर्ट ऑफ LSFO है। पिछले कई सालों में से आपको पता है कि फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन मुल्क में बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से फिर हमें भी थ्रूपुट के मसाइल आते थे, LH के मसाइल आते थे। तो हमने इस दफ़ा इसको प्लान करके तकरीबन 80,000 टन LSFO हमने एक्सपोर्ट किया है। इसकी वजह से वी वर एबल टू कंटिन्यू आवर ऑपरेशंस। फिर एक और आजकल का जो हॉट टॉपिक है पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी। इसमें पॉलिसी तो आ गई थी 2023 में, फिर उसमें कुछ इश्यूज थे वो हमने गवर्नमेंट से टेकअप किए थे और वो फिर अमेंड हुई थी पॉलिसी 2024 में। अंडर द पॉलिसी कुछ अपग्रेडेशन एग्रीमेंट्स और बैंक गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करनी गवर्नमेंट को। हम उसके लिए सब तैयार हैं। लेकिन कुछ रिसेंट जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें सेल्स टैक्स एक्ट में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई थी जिसकी वजह से जो इंसेंटिव्स हैं अंडर द रिफाइनरी वो बड़े बहुत सख्त मुतासर होते हैं। इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे अगली स्लाइड्स में। तो बहरहाल ये इसका स्टेटस है। वी आर रेडी टू साइन दी एग्रीमेंट अंडर द पॉलिसी सब्जेक्ट टू जो जो हर्डल्स हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो ख़त्म हो जाए और हम इसका वो फ़ायदे उठा सकें जिसके लिए पॉलिसी आए। इसके अलावा इस साल में एक मसला पिछले सालों में भी था, ये नॉन अपलिफ्टिंग ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल बिकॉज ऑफ स्मगलिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्री और कुछ एक्सेस इंपोर्ट्स हैं। इन दोनों को हमने रेलेवेंट फोरम्स पे टेकअप किया है और ये कंटिन्यूस चैलेंज तो है, लेकिन वी होप के ओगरा और मिनिस्ट्री के साथ मिलके इसको हम जितना भी कर्टेल कर सके कर्टेल करें। हमारे टेकअप करने में कुछ जो इंपोर्ट्स के कार्गोज थे वो भी फिर डेफर हुए थे, तो बड़ा इसको हमने क्लोजली मॉनिटर कर रखा है और उसको हम ओगरा के साथ और दूसरी अपनी जो मिनिस्ट्री है उसके साथ टेकअप करते हैं। एक नया मसला जो है वो जो नॉर्दर्न रीजन है इसमें क्रूड ऑयल सप्लाई जो है वो कुछ कम हुई है। जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी कुछ एक लाइफ होती है और उसके बाद जो उनकी प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। तो इसको कैटर करने के लिए हमने गवर्नमेंट से बात की मिनिस्ट्री से और हमें सदर्न ऑयल फील्ड से 5,000 बैरल्स क्रूड एलोकेट हुआ है जिसकी ECC ने अप्रूवल भी दे दी है। कुछ उसमें ऑपरेशनल चीज़ें हैं जिनको टेकअप किया हुआ है और वी होप कि जल्दी यहाँ पे इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। पास में भी हमने सदर्न क्रूड यहाँ रिफाइनरी लेकर आके प्रोसेस करते रहे और उसी क्वांटिटी तो खैर बहुत ज़्यादा थी, 15,000 बैरल समथिंग लाइक दैट। तो ये जो अरेंजमेंट है उससे जो नॉर्दर्न रीजन में क्रूड की कमी है वो कैटर की जा सकती है। ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आप लोगों के पास है। मैं सिर्फ इसकी जो मेजर हेडलाइंस है वही शेयर करूँगा। हमारी इस साल में प्रोडक्शन 1.8 मिलियन टन्स रही। लास्ट टाइम भी 1.856 मिलियन टन थी और इसके प्रोडक्शन के साथ जो हमने क्वांटिटी सेल की उसकी वैल्यू बनी 382 बिलियन
Last year it was 369 billion. This slide जो increase है, this is because of rupee depreciation versus dollar. इसी यही impact cost of sales में भी नजर आएगा आपको. Cost of sales इस वक्त है 354 billion rupees. Last year it was 324 billion rupees. जो इनके दरमियान फ्लक्चुएशन है वो इतना फेवरेबल नहीं है और उस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है. एज यू नो कि जो रिफाइनरीज के GRMs हैं वर्ल्ड ओवर वो कम हुए हैं. ये डिमांड सप्लाई के अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे इफेक्ट होते हैं. लास्ट ईयर हमारी जो GRM है इट वाज अबाउट $18 पर बैरल. इस दफ़ा इट वाज अराउंड $14 पर बैरल. तो वही इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में भी नजर आएगा. जो इस दफ़ा का नेट प्रॉफिट वो तकरीबन 25 बिलियन रुपीज़ है. लास्ट ईयर इट वाज 29 बिलियन. इसके हवाले से जो EPS है वो 236 रुपीज़ पर शेयर है. लास्ट ईयर इट वाज 274. ये हमारे जो क्वांटिटी सेल हुई है उसका सेगमेंटल रिव्यू है. जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो वॉल्यूम वाइज वो डीजल और PNG हैं. दोनों तकरीबन 34% है. इसके अलावा जेट फ्यूल है 8% और फर्नेस ऑयल है 17%. नैफ्ता की एक्सपोर्ट है 2%. कुछ अदर्स प्रोडक्ट हैं 5%. नैफ्ता की जो एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर इट वाज लेस देन 1%. कि जो हमारा टर्न अराउंड हुआ था उसकी वजह से हमारा रिफॉर्मर यूनिट बंद रहा था और फिर नैफ्ता प्रोड्यूस हुआ था. जो इंक्रीज है नैफ्ता क्वांटिटी में उसकी वजह से. ये हमारा सेल्स का ग्राफ है. ग्रॉस सेल्स एंड नेट सेल्स. जो 2024 में हमारी ग्रॉस सेल है इट वाज ओवर 505 बिलियन और जो नेट सेल्स हैं ये 382 बिलियन है. ये उसका डिफरेंशियल है वो बेसिकली गवर्नमेंट लेवीज, सेल्स टैक्स और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस तरह की चीज़ें हैं. ये इसका जो डिफरेंशियल है वो देख के आपको आइडिया हो सकता है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स टू नेशनल एक्सचेकर. जो नेशनल एक्सचेकर में टोटल हमारी कंट्रीब्यूशन है वो इस साल की इट वाज अराउंड 127 बिलियन. तो इस तरह से हम गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का ग्राफ है. लास्ट ईयर से ये बढ़ गया है 354 बिलियन है. प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट है. लास्ट ईयर इट वाज 29 बिलियन और वो जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि GRM की वजह से ये कम होकर 25 बिलियन हो गया है. ये कुछ कॉर्पोरेट अवार्ड्स की डिटेल है जो इस पीरियड में मिले हैं. एक अवार्ड हमें मिला है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द रिफाइनिंग सेक्टर. एक हमें मिला है डायमंड रिकग्निशन अवार्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉय ऑफ द ईयर. कुछ हमें रिकग्निशन शील्ड्स हैं. ये भी एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड इन ऑपरेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल. ये एक अवार्ड है जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है फ्रॉम ICAP एंड ICMA फॉर बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट अवार्ड. वे फॉरवर्ड में जैसे हमने अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में भी जिक्र किया हुआ है और पिछले साल भी मैंने आपको बताया था. ARL का प्लान है टू अपग्रेड इट्स प्लांट्स टू इनेबल प्रोडक्शन ऑफ Euro 5 कंप्लाइंट फ्यूल्स. उसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो CCR का है, कंटिन्यूस कैटलिस्ट रीजनरेशन का, जिससे हमारा PMG पूल जो है वो एनहेंस होगा. तकरीबन इसकी प्रोडक्शन 25% बढ़ जाएगी. और इसी तरह से रीवैम्पिंग ऑफ ARL एग्जिस्टिंग GHDS यूनिट. फिलहाल हम Euro 3 डीजल बनाते हैं और इस रिवैम्पिंग के बाद हम 10 ppm सल्फर के साथ Euro 5 डीजल बनाएंगे. रिफाइनिंग पॉलिसी पे कुछ तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था. बाकी जैसे आप लोगों के सवाल होंगे उसको फर्दर एड्रेस कर देंगे. इसमें मुख्तसर बात यही है कि पॉलिसी इन्होंने की है उसको इस तरह से कर दें कि जो रिफाइनरीज जो रिफाइनिंग पॉलिसी के इंसेंटिव्स हैं उनको पूरी तरह से अवेल कर सकें. थैंक यू. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन आंसर सेशन. वन बाय वन हम आप लोगों के सवाल लेके उसके जवाब देते हैं.
जी प्लीज इसको लिखिए चलिए। ये बता जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी 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 वी कैन हियर यू। अपना इंट्रोडक्शन करवाइए फिर अपना सवाल जी कीजिए। जी सर, दिस इज फजील फ्रॉम प्रोवाइडर्स कैपिटल। सर मेरे एक दो क्वेश्चंस थे सर। जैसे आपने एजीएम में बताया था आप लोगों ने कि आप लोग न्यू मशीनरी को ऑप्ट करेंगे ना, जिसमें आपको 27.5 का रिबेट जो मिलेगा इसको अकाउंट से। सर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बता दें प्लीज। और ये भी बता दें जो $5 मिलियन का प्रोजेक्ट था, तो ये सेल्स टैक्स का जो स्टेटस चेंज हुआ है, तो क्या उसके बाद ये $500 मिलियन से कुछ अमाउंट इंक्रीज हुई है या वही एक्सपेक्टेड है अभी? सर मैं वन बाय वन कर लेता हूँ क्वेश्चन। हेलो। जी सर, कैन यू हियर मी? जी जी जो जो सवाल मैं समझा हूँ आपका, एक्चुअली आवाज में थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही। तो जो आपने जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जो इस वक्त रिफाइनरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में जो मेन इम्पेडिमेंट है, वो जिस तरह असद साहब ने बताया कि जो इसका फाइनेंशियल एक्ट हुआ था लास्ट बजट के दौरान, उसमें था लेकिन ऑन पेपर सेल्स टैक्स था, जिसकी वजह से हम इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लिया करते थे आउटपुट के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इस बार उन्होंने क्या किया कि उसको टोटली एग्जाम्प्ट कर दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल्स टोटली एग्जाम्प्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब जो हम इनपुट स्टेज पे इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट पे या बाकी केमिकल्स वगैरह पे हम जो सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं उसको हम एडजस्ट नहीं कर क्लेम हम नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। और प्रोजेक्ट के अलावा भी इवन करंट ऑपरेशन में भी उसका हमें काफी लॉस उसकी वजह से होती है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट भी अनफीजिबल हो गया। तो ये इश्यूज हमने टेकअप किया हुआ है। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जी अगर वो नहीं होता तो आपकी आपको कुछ एस्टिमेशन कुछ बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने से बढ़ सकती है? प्रोजेक्ट कॉस्ट इस तरह बढ़ेगी कि जो भी इक्विपमेंट इंपोर्ट होगा उस पे हम सेल्स पे करेंगे, और अगर ये एग्जाम्प्ट रहेगा तो हम उसको आगे क्लेम नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी जो इक्विपमेंट पेट्रोल और डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होगा उस पे सेल टैक्स हम पे करें वो हम एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है सर। अच्छा सर, इसका रेशियो भी बता देंगे, फाइनेंसिंग रेशियो क्या होगा, डेट टू इक्विटी किस तरीके से रखेंगे आप? प्रोजेक्ट की ये तकरीबन हमारा ख्याल है, फाइनल तो बाद में होगा, लेकिन तकरीबन 30-70 होगा, 30% इक्विटी होगी, 70% फाइनेंसिंग होगी। ठीक है सर। और सर ये न्यू मशीन ऑप्ट करेंगे आप? जस्ट टू कंफर्म। रिपीट दीजिए आप थोड़ा माइक से, मेरा ख्याल में थोड़ा दूर जी बोले क्योंकि आवाज आपकी क्लियर आ नहीं मैं रही। ये पूछ रहा हूँ सर, ये जो आप न्यू मशीनरी ऑप्ट करेंगे जिसमें 27.5% की रिबेट मिलेगी आपको? नई मशीनरी ऑप्ट करेंगे। जी जी आप 100% हम नई मशीनरी करेंगे। हमने अभी तक जब भी अटक रिफाइनरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हुए हमेशा वी हैव गॉन फॉर द ब्रांड न्यू एंड द बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है रिगार्डिंग योर थ्रूपुट। सर जैसा कि हमने पहले देखा है, पहले आप लोगों का थ्रूपुट होता था अराउंड 100%, क्योंकि जो रिफाइनरी जो बनी हुई है, जो सेटअप हुई हुई है, वो हैवी क्रूड के ऊपर हुई हुई है। लेकिन आजकल आप थोड़ा सा लाइटर क्रूड डालते हैं, जिसकी वजह से थ्रूपुट रहता है 70 to 76%, मैक्सिमम 80%। तो सर ये जब अपग्रेडेशन करने के बाद, तो क्या ये वाला थ्रूपुट भी 100% तक जा सकता है आपका? ऑन अभी जो क्रूड यूज कर रहे हैं आप उसके ऊपर? जी एक तो मैं ये आपको बताऊं कि ARL इज द ओनली रिफाइनरी विच कैन प्रोसेस हैवी क्रूड। हमारे साथ 2000 में हमने हैवी क्रूड यूनिट स्पेशली इंस्टॉल किया था, और पाकिस्तान में जहां भी हैवी क्रूड निकलता है वो हमारे पास ही आता है, इवन फ्रॉम एज फार अवे प्लेसेस एज बलोचिस्तान। दूसरा जो आपने बात किया ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, आपकी बात सही है कि एक जमाना था कि हम 100% भी चला करते थे। उसकी मेन वजह यह है कि हम जो क्रूड प्रोसेस करते हैं वो 100% इंडिजिनस लोकल पाकिस्तानी क्रूड होता है।
हम जिन दिनों में 100% कर रहे थे उस वक्त हमारे पास सिंध से भी अच्छा खासा क्रूड आया करता था। जो इंडस इंडियन जो सॉरी इंडस बेसन है वहां से, बदीन बेसन से बेसिकली, और ऑन टॉप ऑफ दैट पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा से भी आया करता था। बाद में खैबर पख्तूनख्वा एरिया से क्योंकि अच्छा खासा क्रूड निकल आया तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन बराबर क्रूड पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा था, तो हम 100% से क्या कि 100% से ज्यादा भी चलाते रहे हैं। अब हो ये रहा है कि यहाँ पर ऐसा सा डिप्लीट हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। अभी जो हमारे पास यहाँ से क्रूड आ रहा है तकरीबन एवरेज 40,000 बैरल्स पर डे के करीब है, कभी 39, कभी 42,000। तो इसलिए हमने कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट से टेकअप किया कि आप कम से कम 5,000 बैरल्स पर डे हमें डाइवर्ट करें बदीन बेसन से, सिंध से, साउथ से। तो इन प्रिंसिपल तो गवर्नमेंट ने अप्रूव को किया हुआ है, लेकिन कुछ जैसे आपको पता है गवर्नमेंट किस तरह डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो अभी फाइनल अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है, कुछ फ्रेट वगैरह पे इश्यूज है। तो अभी तकरीबन वो समरी तैयार ही है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी वो अप्रूव हो जाएगा। तो फिर 5,000 बैरल हमारे पास वहाँ साउथ से भी आना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ हम दुआ कर रहे हैं कि यहाँ इस नॉर्थ में भी क्रूड प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम फुल कैपेसिटी पे चलने के काबिल हो सकेंगे। सर लेकिन अपग्रेड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब वो तो ये है कि वो तो सिंध से आएगा, साउथ वाला ऑयल आप जो है ना वो ऐड कर देंगे 5,000 बैरल, लेकिन जो अपग्रेड कर रहे हैं उससे कुछ इन्हेंसमेंट नहीं होगी सर ऑन अ लाइटर क्रूड? हाँ देखिए, ये जो बदीन बेसन क्रूड है ना वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है फॉर्चुनेटली। तो उसमें बल्कि ज्यादा कुछ कंडेंसेट है जो इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है, हमें वो सूट करता है। अगर हमें हमारे वो कंडेंसेट ही आ जाए तो हमारी मोटर गैस में प्रोडक्शन इवन प्री अपग्रेडेशन भी बढ़ जाएगी अच्छी खासी। तो वी हैव नो प्रॉब्लम, वी कैन जिस तरह असद ने बताया कि हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज वी हैव 4 डिस्टिलेशन यूनिट्स, तो उसमें हम हर किस्म का क्रूड हम प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हमने कभी इनकार नहीं किया, वट एवर क्रूड इज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान वी वेलकम इट। बट सर अगर सिंध से ना आए तो पोस्ट अपग्रेड क्या आप 100% चला सकते हैं उसको? क्या वो वायबल होगा आपके बाद, उसके बाद? इंशाल्लाह हम जरूर 100% पे चलाएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि क्रूड अवेलेबिलिटी बिकम द मेन कंस्ट्रेंट। तो अगर यहाँ से नॉर्थ पे अच्छी उम्मीदें हैं और डिस्कवरीज भी हुई है रिसेंट पास्ट में, इवन वजीरिस्तान एरिया में भी, तो अगर लोकल एरिया से प्रोडक्शन बढ़ती है प्लस साउथ से हमें डाइवर्ट हो जाता है, तो उस पर डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी और उम्मीद रखता है कि हम पूरी 100 कैपेसिटी पे चला सकेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर मुझे एक और क्वेश्चन था सर, ये जो HSG मेरे का सर ख्याल जो में यूरो सर एक और भी लास्ट क्वेश्चन मौका दे पूछना है किसी को। सर, एक एक लास्ट क्वेश्चन मिनट, क्वेश्चन है सर, यूरो 3 से आप जो यूरो हमारी भी 5 सुने ना, आप आप हमारी भी जरा सुने। मेरे ख्याल में आप किसी और रॉन को भी डिफरेंशियल मौका दें। बता दीजिएगा सर बस। सर यूरो 3 से यूरो 5 जो रॉन डिफरेंशियल HSG का वो बता दीजिएगा अभी क्या चल रहा है। रिपीट कीजिएगा, आप रॉन डिफरेंशियल पूछ रहे हैं? जी जी सर, रॉन डिफरेंशियल यूरो 3 टू यूरो 5 अभी क्या चल रहा है सर? ट्रॉन का मोटर गैसोलीन, ठीक है। ये हमारा जब प्रोजेक्ट लग जाएगा तो उसके बाद हम इवन 95 भी बना सकेंगे, ठीक है। सर तो ये वो वाली भी फिर कोई सेविंग इशू होगी नहीं ना आपकी? रहेगा। पोस्ट अपग्रेड ये वाली भी सेविंग होगी ना सर? आपकी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप या तो माइक के बहुत नजदीक से बोल रहे हैं, आपको सवाल सर समझ अभी नहीं आ जो रहा। आप गवर्नमेंट को सरेंडर करते हैं HSG के ऊपर जो रॉन डिफरेंशियल है, वो भी फिर आप लोग पॉकेट ही कर रहे होंगे ना सर? अच्छा आप देखें, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका आखिरी सवाल है क्योंकि आप औरों को भी मौका दें। इस वक्त मैंने जिस तरह बताया कि मोटर गैसोलीन हम 91 रॉन का बना रहे हैं, राइट। इंपोर्ट हो रहा है 92 का, तो ये जो काम है उस पर हम पे पेनल्टी लगती है। दूसरा जो डीजल इस वक्त ARL बना रहा है वो यूरो 3 का है, विच मीन्स 350 ppm ऑफ सल्फर इन डीजल, ठीक है। यूरो 5 का जो स्पेक्स हैं दैट रिक्वायर 10 ppm पर जो भी है लीटर, 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन में होता है, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं है वॉल्यूम की। तो ये हमारी यही हमारा एम है ना, अपग्रेडेशन से हम यही करेंगे कि हम एक तो हमारी पेनल्टी बच जाएगी जो लो रोन की वजह से है, जो 90 to 91 का डिफरेंस है।
प्लस जो यूरो 5 की रिक्वायरमेंट है 10 ppm वो हम अचीव करेंगे, तो इस वक्त जो हम पे सल्फर की पेनल्टी लग रही है डीजल पे वो भी खत्म हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट इस वक्त जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव एडिटिव्स, बल्कि जो टू इम्प्रूव रॉन, वो भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी अच्छी खासी सेविंग हमारी हो जाएगी। इसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट फीजिबल बन रहा है। अब अगर कोई और साहब सवाल करना चाहे तो आप करें प्लीज। तो अपेरेंटली देयर नो मोर क्वेश्चंस। Assalamu alaikum. जी जी जी। Sir, this is Salman Masood from Maple Leaf Capital. Thank you very much for sparing time for the investment community. I hope you guys are doing well. Sir, मेरे कुछ questions हैं, उनको मैं brief ही रखूँगा। एक तो अगर आप हमें जो current आप लोगों की production slate है उसके मोटे-मोटे figures बता देते। एक तो देखिए जी, हमारे प्रेजेंटेशन में आपको परसेंटेज को बता दिया, वो अगर आप यू गो बैक टू दैट 32% मोटर गैसोलीन जी, 32% मोटर गैसोलीन है हमारी, 34% आई थिंक डीजल है, वो ग्राफ निकालो ना। अच्छा एनीवे ये मुझे याद है तकरीबन आई थिंक 17% फर्नेस ऑयल है मेरा कहना वो सेगमेंटल रेवेन्यू का, मैं वॉल्यूम टर्म्स में कहना चाह रहा था। वॉल्यूम आपको असद बता देते हैं। वॉल्यूम बता देता हूँ, जो HSD का वॉल्यूम है वो तकरीबन 580 मेट्रिक टन है, 580,000 मेट्रिक टन है। फर्नेस का 364,000 मेट्रिक टन है। PMG का 579,000 मेट्रिक टन है। जेट फ्यूल का 148,000, नैफ्ता का 40,000। परसेंटेज में कितना है प्रेजेंटेशन है आपको? परसेंटेज ये परसेंटेज तकरीबन वही जो आपको पहले बताएं जी जी पाए। सर ठीक हो गया सर, आई गॉट द आइडिया। जी इसमें आप एक चीज नोट करें कि जो हमारा फर्नेस ऑयल है ना, दिस अराउंड 15 to 17%, इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर ARL। बाकी अगर आप रिफाइनरीज को देखेंगे तो 35 to 40% फर्नेस ऑयल बनता है, तो ये एक चीज नोट करने वाली है। तो ये भी, और दूसरा मैं मार्केट में जो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूँ उसमें मैं देखता हूँ आप लोगों का HS मतलब वो LSFO है सॉरी, तो उसकी प्राइसिंग कह लें बाकियों की आगे अभी शायद 140 चल रहा है, तो आप लोगों का 143,000 उसकी प्राइस आप लोगों को मिल रही है, इस तरह से भी है। नहीं, उससे एक ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो हमने असद ने शुरू में बताया ना कि हमने 80,000 टन एक्सपोर्ट भी किया है LSFO, तो आपकी बड़ी सही ऑब्जर्वेशन है कि बिकॉज ऑफ लोअर सल्फर वी गॉट अ मच बेटर प्राइस। तो हमें तकरीबन $60 to $70 पर टन हमें प्रीमियम मिलता है बिकॉज ऑफ लो सल्फर इन एक्सपोर्ट्स टू। तो वो हमारा कंसर्न था ना कि पिंडी से लेके कराची तक ट्रांसपोर्ट करना, फिर वहां स्टोर रखना, तो मोर और लेस वो खर्चा हमारा उधर प्रीमियम से निकल आता है। तो वी नो मोर हैव दैट कंसर्न कि हमारा फर्नेस ऑयल अपलिफ्ट भी होता था, फिर हमें रिफाइनरी बंद करनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से हमें काफी रिलीफ मिल गया है, एंड वी आर गोइंग अहेड विद द एक्सपोर्ट्स। जी सर, मैं पिछले 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूँ आप लोगों का अक्टूबर वाले टाइम में आता था एक आप लोगों को रिफाइनरी मतलब शट डाउन करनी पड़ी है ड्यू टू अलेज इश्यूज। तो सर इस दफा फिर एक्सपोर्ट का आप लोगों का रफली कितने टन एक्सपोर्ट करने का प्लान है फर्नेस ऑयल? अभी रिसेंटली तो हमारा आई थिंक 30,000 का कार्गो जा रहा है 17 तारीख को, प्रॉब्ली साल में तकरीबन कितना हो जाएगा? हर क्वार्टर में एक शिपमेंट, तकरीबन हर क्वार्टर में एक शिप हो गया, तो 1,20,000 तकरीबन 1 लाख टन के करीब आप समझे ना, प्लस माइनस, क्योंकि लोकल भी डिमांड तो है ना, तो थोड़ा बहुत हमारी लोकल सेल हो जाती है अच्छी खासी, मेरे ख्याल में 20-25%, बाकी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक सर, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था, आई नो आप लोगों के लिए बड़ा प्रेसिंग इशू है लेकिन हमारे लिए भी है सर, ये स्टेटस ऑफ नेगोशिएशंस क्या है सेल्स टैक्स के इशू के बारे में? गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, किस हद तक उनको समझ आ गई है कि मसला क्या है? देखिए जी, जो सबसे पहले तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये मान लिया कि हमने गलती की है, ठीक है। अब गलती को करेक्ट करना पाकिस्तान के उसमें कॉन्टेक्स्ट में तो आसान काम, पहले तो लोग मानते नहीं हैं, जब मान भी लिया आप उसको कैसे करेक्ट करें। तो जब से जैसे ही हमने जून बल्कि बजट अनाउंस होने से पहले हमने उनको लिख दिया था कि भाई आप ये सुना और ये गलत आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर बहरहाल हो गया। एक तो जब आपको पता नहीं, यहाँ लोग साइलोज में काम करते हैं। अब एक तरफ पेट्रोलियम डिवीजन पॉलिसी बनाई, हम वहां तैयार थे दस्तखत करने, ऊपर से ये हमारे ऊपर आफत आ गई। उसके बाद मीटिंग्स होती रही। तो लास्ट टाइम व्हाट वी डिड वाज कि वी अप्रोच SIFC 22 अक्टूबर पे वहां मीटिंग हुई,
और SIFC के फोरम से मिनिस्टर पेट्रोलियम को कहा गया कि आप जी इन कोऑर्डिनेशन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स बाय 10 नवंबर यू शुड रिजॉल्व दिस इशू। तो अब वी आर वेटिंग, होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें तो कोई इशू है नहीं, यू नो, even if they go back to the what it was like zero rated, even that solves the refineries problem. OMCs का फिर भी वो इशू रह जाएगा रिफंड वगैरह का। तो हमने तो कहा कि जी आप 1 लगाए 2 लगाए 3% वट एवर भी आप लगा ले, वी वुड देन गो अहेड विद आवर प्रोजेक्ट। दिस इज द मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अस नाउ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह के हो जाएगा टाइम पे। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच आप तीनों के टाइम का, और आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर मोस्ट वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई सवाल? मोहम्मद अली फ्रॉम AKD सिक्योरिटीज। अच्छा, मेरा सवाल है, अगर इन केस आप लोग रिफाइनरी पॉलिसी के लिए ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारी कंसेशंस आप लोगों से ले ली थी ग्रीनफील्ड पॉलिसी के लिए, तो ये जो पे आउट ओपन हुआ था नई पॉलिसी में, ये एप्लीकेबल होगा या आप लोग पुरानी रिफाइनरी पॉलिसी जो 1997 की, आई एम अज्यूमिंग, उस पर वापस चले जाएंगे? और दूसरा सवाल ये था, पोस्ट अगर अपग्रेडेशन हो गई तो पुराना कॉम्प्लेक्स में भी इंक्रीमेंटल ड्यूटी मिलती रहेगी या सिर्फ नए इक्विपमेंट और मशीनरी और प्रोडक्शन को मिलेगी? तो ये 2 सवाल थे मेरे। देखिए जी, इसमें एक बात तो यह है कि जब नई पॉलिसी अप्रूव हो गई तो पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया, तो 97 पॉलिसी नो मोर देयर, ठीक है जी। अब उसमें नई पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्शन था कि रिफाइनरीज, ब्राउनफील्ड रिफाइनरीज अपग्रेड हो, ठीक है। अब वो जब अपग्रेड होंगी तो उसका, अगर आपने रिफाइनरी पॉलिसी पढ़ी है तो उसका मेन एडवांटेज जो हमें मिल रहा था कि एक एस्क्रो अकाउंट खोला जाएगा और जो एडिशनल हमें मिलेगी, आप उसको डीम ड्यूटी का नाम ले लें वटेवर, कि डीजल पे एडिशनल 2.5% और मोटर गैसोलीन पे 10% जो कस्टम ड्यूटी इस वक्त लग रही है, वो एडिशनल अमाउंट जाएगी एक एस्क्रो अकाउंट में, जो जॉइंट अकाउंट होगा एग्रो के साथ और हर रिफाइनरी का। वहां से जो हमें मिलेगा उसके ऊपर एक कैपिंग लगाई गई है कि 27.5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसका पॉलिसी का मकसद यही है कि रिफाइनरी अपग्रेड हो, लेकिन 97 पॉलिसी को रिप्लेस हो गई है, अब वो उसमें उसको तो हम भूल जाए। तो अब सर, मेरा इंशाल्लाह सवाल वी आर था कि लुकिंग फॉर, डिविडेंड पे आप जी लोग जी जाएंगे, अज्यूमिंग अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करते, आप लोग सोचते हैं फीजिबल नहीं है, तल ब्लॉक और नशवा की प्रोडक्शन खत्म हो रही है, तो उस टाइम पे आपकी मतलब स्ट्रैटेजी क्या होगी? पे आउट करना उस एक्सेस कैश नहीं, को? देखिए, अ, जो 97 पॉलिसी में थी ना, कैपिंग थी डिविडेंड पे आउट पे, वो तो खत्म हो चुकी है ना। जी अब इशू ये है कि अगर, अब आपका सवाल ये है कि सपोज एनी रिफाइनरी डजंट गो फॉर अपग्रेडेशन, मैं ये आपका सवाल समझ रहा हूँ। जी हम तो तैयार है, हमने तो जाना है, तो हमारा तो इशू ही नहीं है। तो पॉलिसी इज देन सेज कि जो स्पेसिफिक डेट से पहले पहले एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो उसकी जो ड्यूटी है, जो इस वक्त 7.5 मिल रही है, वो 5% हो जाएगी, ठीक है। ये उसमें फर्क है, तो उनको वैसे ही पेनलाइज हो जाएगा, तो और उनको उसका एडवांटेज भी नहीं मिलेगा जो इसके अकाउंट से हमें प्रोजेक्ट सपोर्ट मिल रही है। बहरहाल देखिए, हम ARL की बात करेंगे ना, तो वी आर टोटली रेडी टू साइन द एग्रीमेंट। जैसे ये इशू रिजॉल्व होता है वील गो हेड। सही, मतलब आप कह रहे हैं डिविडेंड ओपन हो गया है टोटली, अगर आप जाएं या ना वो जाएं? तो ऑलरेडी अभी भी ओपन है, बिल्कुल ओपन है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा सवाल यही था, आपने बता दिया तल और नशवा अगर फिनिश हो रहे हैं तो साउथ से आप उठा लेंगे, तो ये 5000 जी बैरल पर डे है या 5000 जी टन जी है? जी जी जी। ठीक है। देखिए, एक जमाने में हम 15-20 हजार टन वहां से ला रहा था, तो उसको बढ़ा भी सकते। देखिए, उसका मेन जो जस्टिफिकेशन है ना साउथ से लाना, it's always cheaper to bring crude as compared to bring products from the distance from south to north. So it makes economic sense from the country point of view also. And we have justified this thing on that basis. Okay, the country would be saving quite a lot of money because of this crude coming from south to north to our refinery. सही, ठीक है सर। अगर आप बता सकते हैं साउथ से कितना आपको इंक्रीमेंटल ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज लगेगी, ऐसे कोई एस्टिमेट है? यार, we have all done all the work. इस वक्त मेरे सामने वो फिगर नहीं है, but you know we advertise it for transportation cost. We have done all that evaluation and then we have sent to the ministry for approval. So Nation ठीक है, would be going for the most competitive way to bring it here. ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ, अच्छा, एक और मैं चीज ऐड कर लूं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, दिस वुड बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द IFEM. This is part of the package which has been approved by the government.
So it won't be costing us extra to ARL. Assalamu alaikum. जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Abdul Rahman from ARN Financial Advisors. Thank you for arranging this session. और आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह पिछले सालों की तरह जो है ना इट्स वेरी इंसाइटफुल और आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना इट्स रियली हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द होल पिक्चर. सर आपने अपग्रेडेशन की जैसे बात की तो उसमें जो यूरो पेनल्टी है उससे भी कंपनी को फायदा होगा. दो छोटे एस्पेक्ट्स शायद आप टच करना अभी तक आपने टच नहीं किए. एक के केमिकल यूजेज में कितनी सेविंग हो सकती है कंपनी के लिए अगर आप अपग्रेडेशन पे जाते हैं, और फर्नेस ऑयल की जो परसेंटेज है 15 to 17%, क्या उसमें भी रिडक्शन आएगी या वो वहीं पे रहेगी? मैं सेकंड पार्ट में नहीं सुन सका, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है ना, जिस तरह मैंने बताया ना कि देखिए जी, हम बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद यूरो 5 हमें क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है ना. तो एक तो है बिकॉज आवर रॉन इज 91 इंस्टेड ऑफ 92 विच इज बीइंग इंपोर्टेड, तो वी आर बीइंग इम्पोज अ पेनल्टी बिकॉज ऑफ दैट लोअर रॉन. दिस इज नंबर वन. Since our sulfur ppm in HSD is 350 instead of 10 ppm, तो again a penalty is imposed on us because of higher sulfur content. दो तो ये हो गए, ठीक है. उसके अलावा भी क्या कोई पेनल्टी है? ओके, तो ये दो हैं. कंजम्पशन जैसे लेट्स से $3 to $4 हाँ, अभी नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ. On top of that, even to make 91 RON, we have to add certain additives. One is called NMA, other is called MMT. ठीक है, उसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट है. So when we go, we inshallah upgrade. The post upgradation, we would be saving on penalty on RON, penalty on sulfur and HSD, as well as a huge amount of saving would be because of these non-addition of additives. It would no more be required. Without addition of any additives, we would be able to produce higher RON. ठीक है, ये हो गया. अब कीमत की क्या बात है, वो नेचर कीप्स ऑन चेंजिंग. लेकिन मैंने जब लास्ट एस्टिमेट किया था ना, इफ यू कंबाइन ऑल दिस पेनल्टीज एंड दिस केमिकल कॉस्ट वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल में तकरीबन रफली मैं कहूंगा कि 15 बिलियन रुपीस के करीब थी एनुअल कॉस्ट इनकी. जी सर, पेनल्टीज तो वो जब 15 डेज की प्राइसिंग आती है उसमें भी लिखा होता है कि यूरो 1 की क्या प्राइस थी इंटरनेशनली, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, हम वहां से भी ट्रैक कर सकते हैं. सर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि जो फर्नेस ऑयल की परसेंटेज है 15 to 17%, क्या ये भी थोड़ी और कम हो जाएगी अपग्रेडेशन के बाद? और इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ, फाइनल क्वेश्चन, कि जैसे जो बैलेंस है लेट्स से रिफाइनरी 80% पे चल रही है और अपग्रेडेशन के बाद आपका स्लेट अच्छा हो जाएगा, GRMs इंप्रूव हो जाएंगे, तो ये बैलेंस इंपोर्टेड क्रूड से भी आ सकता है अगर हमें लेट्स से साउथ और नॉर्थ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है? देखिए जी, जहां तक इसकी बात है ना, सल्फर फर्नेस ऑयल की वॉल्यूम कम करने की, हमने इसको स्टडी किया था. उसका ऑप्शन फिर यही था कि हम क्रैकर लगाते और फर्नेस ऑयल को हम कन्वर्ट करते डीजल और पेट्रोल में. वो इतने कम वॉल्यूम पे जितना हमारा है ना 15 से 17%, इसमें फिजिबली नहीं बनता. ठीक है, तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट. इसलिए वी आर फोकसिंग ओनली ऑन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ PMG, which would go up by about 25%. जो मोटर गैसोलीन उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इट्स अ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट. प्लस कंट्री की डिमांड बहुत हाई है, ओनली 30% इज बीइंग प्रोड्यूस्ड लोकली, 70% इज बीइंग इंपोर्टेड. तो सेल इज नो इशू ऑन मोटर पेट्रोल. जो मोटर गैसोलीन है एक वो प्लस पॉइंट है. तो वो फर्नेस ऑयल मोर और लेस तकरीबन हमारा यही रहेगा, 15 to 17%. विच शुड नॉट बी एन इशू फॉर अस बिकॉज इंशाल्लाह इट वुड रिमेन लो सल्फर. हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कंट्री की अपनी भी डिमांड है. एंड देन एज अदर रिफाइनरी, सम रिफाइनरी वुड बी एडिंग हाइड्रोक्रैकर्स, तो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन उन रिफाइनरी से काफ़ी कम हो जाएगी, तकरीबन नीली हो जाएगी. तो लोकल डिमांड इंशाल्लाह उसको हम कैटर फॉर कर सकेंगे अपने फर्नेस ऑयल से. जी, इंपोर्टेड क्रूड वाला एलिमेंट कि अगर आपने उसको ऐड करना हो 100% पे जाने के लिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है? देखिए जी, अभी तक तो जितनी भी हमने स्टडीज की है ना, इंपोर्टेड हमें वारा नहीं खाता बिकॉज ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हमने वो ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दिए हैं. वी आर स्टिल लुकिंग इनटू पॉसिबिलिटी कि अगर जरूरत पड़ेगी और हम इंपोर्टेड क्रूड ला सके थ्रू द, जो इस वक्त ऑलरेडी क्रूड पाइपलाइन मौजूद है, अगर उस पर फिजिबिलिटी निकल सकती है, या इवन वी आर लुकिंग अहेड, मे बी वी आर इन पोजीशन ऑफ वन डे टू ब्रिंग क्रूड फ्रॉम द नॉर्थ, जो सेंट्रल एशियन साइड से, अफगानिस्तान साइड से. तो वी ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज.
अभी मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना सकता फाइनल, लेकिन दैट ऑप्शन कैन नॉट बी टोटली रूल्ड आउट। चलिए, थैंक यू सो मच। और आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये जो रिफाइनरी पॉलिसी है ये गवर्नमेंट जो है इसको समझ जाए, क्योंकि ये जो फर्नेस ऑयल की रिडक्शन होगी ना, इससे पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और क्लाइमेट चेंज जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट। जी माय नेम इज फवाद यूसुफ जी। क्वेश्चन मेरा ये कि जो अभी आपका सेल टैक्स का जो गवर्नमेंट से मसला चल रहा है, अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो जो अब तक जो लॉसेस हो चुके हैं वो गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी या वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे? हम कोशिश तो जरूर करेंगे जी, और आपके बड़ा रिलेवेंट सवाल, और हमने यही गवर्नमेंट को हाईलाइट किया कि प्रोजेक्ट तो अपनी जगह, हमारी तो करंट ऑपरेशन ही बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो जाएगी। तो हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन अब आई डोंट नो कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कोशिश हम जरूर करेंगे। तो अगर ये नहीं होता तो उसका क्वांटम कितना है, अभी तक कितना हम लोग लॉस कर चुके हैं उस पर? मेरा ख्याल में अभी इसको रहने ही दें कि हम ज्यादा गवर्नमेंट को वो नहीं करना चाहते परेशान। तो लेट्स होप, इंशाल्लाह चंद दिनों की बात है और उम्मीद है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये करंट आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, और आपका जो प्रोजेक्ट जब हो जाएगा एनहांसमेंट तो फिर आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी देखिए जी, हमारी तकरीबन मोरलेस यही रहेगी, थोड़ा बहुत शायद फर्क पड़े, लेकिन कैपेसिटी यही रहेगी, सिर्फ वैल्यू एडिशन हो जाएगी कि मोटर गैसोलीन प्रोडक्शन 25% बढ़ जाएगी। तो बाकी हम स्पेक्स अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह यूरो 5 के। तो क्लाइमेट चेंज से के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग हैपनिंग। तो ये सिर्फ मोटर गैसोलीन जो आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इतना बड़ा एक्सपेंड वो कैपेक्स करने जा रहे हैं, तो फिजिबल बनेगा ये आपको? मतलब इससे रिटर्न वगैरह सही हो जाएंगे इतने कैपेक्स पे? हाँ जी, देखिए मैं जिस तरह मैंने कहा ना कि मोटर गैसोलीन का क्योंकि कंट्री में सिर्फ 30% लोकल प्रोडक्शन है, 70% इम्पोर्ट हो रहा है। तो एक तो उसका ये है कि जब हम बढ़ा भी लेंगे तो सेल में इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे मेन जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है डीजल और मोटर गैसोलीन ही है, तो डेफिनेटली इट वुड हैव वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह। नहीं, कैपेक्स को आप तो वो सर्व करेंगे, मतलब रिटर्न वाइज में पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स, देखिए जी कोई प्रोजेक्ट तभी कोई अंडरटेक करता है ना कि वो फीजिबल हो। तो ये फिजिबिलिटी तो हम रन कर चुके हैं, बल्कि इंशाल्लाह से पॉजिटिव थिंग हैपनिंग इज के योर फाइनेंसिंग रेट्स आर गोइंग डाउन। हमने जब फिजिबिलिटी की थी उस वक्त हमने 18% एज्यूम किया था, इट्स ऑलरेडी डाउन टू 15%, तो इट्स इवन मच मोर फीजिबल नाउ। अच्छा, और ये आखिरी सवाल है कि जो करंट जीआरएम क्या है और लास्ट जो क्वार्टर गुजरा उसके जीआरएम क्या है? आपके कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है जीआरएम में? देखिए जीआरएम कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, जिस तरह असद ने बताया ना कि इस नो मोर इवन, एक जमाने में ये डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता था, इट्स नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एक ईरान इसराइल ने मिसाइल एक्सचेंज करते हैं तो फौरन प्राइसेस बढ़ जाती है। वेनेजुएला में ट्रकर स्ट्राइक करते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाती है। यूक्रेन का बहुत इम्पैक्ट आया, जो हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 सालों में रही, वी डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनी मोर। मतलब वी आर वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक पीपल। ये तो अनप्रेसिडेंटेड जीआरएम्स हमने 2 सालों में देखे हैं, तो आगे तो मैं अल्लाह न करे देखा, ये दुआ तो नहीं कर सकते ना कि एक और जंग चढ़ जाए दुनिया में। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, और इस पर सच्ची बात है हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमारा कंट्रोल कहाँ पर है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम कर सकें, हमारी वैल्यू एडिशन हम कर सकें, वहां से हमारे आते हैं। जो प्योर रिफाइनरी मार्जिन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। अकील फ्रॉम एनडीएफसी फंड्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था आपका, सो उसके अंदर जो डीम ड्यूटी थी हाई स्पीड डीजल पे 10% हो गई होगी, या पेट्रोल पे भी 10% हो गई होगी, तो ये इनकॉर्पोरेटेड है अभी के ये अभी भी 7.5% जो डीम ड्यूटी है हाई स्पीड डीजल पे वही मेंटेन है आपकी कंपनी के रिलेटेड? लेकिन एमओयू तो शायद आप लोगों ने साइन नहीं किया अभी तक। नहीं जी, ये देखे पॉलिसी इज वेरी क्लियर ऑन इट कि जो रिफाइनरीज एग्रीमेंट साइन करेंगे, एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे, बैंक गारंटी 1 बिलियन की देंगे, उसके बाद उनको ये चीजें मिलेंगी। अभी हमें वही 7.5 है डीजल पे मिल रही है, पेट्रोल पे हमें कोई नहीं मिल रही है डीम ड्यूटी। तो ये उसके साइनिंग के बाद ही होगा। तो सर ये पाकिस्तान रिफाइनरी
को मिल रही है, उन्होंने कहा था अपनी ब्रीफिंग में, तो वही एक उनको एक इसलिए रिफाइनरी है जिनको मिल रहा है अभी तक। इसलिए कि उन्होंने साइन किया था पहले, ठीक है, गो के रिजर्वेशन उनकी वही थी जो हमारी थी, लेकिन देखे अब वो तो जवाब वही दे सकता है ना कि उन्होंने क्यों साइन किया। उनको साइन किया, उन्होंने एस्कर अकाउंट खोला तो उनको मिल रहा है। बट इट डजंट मीन दैट वुड पुट अस सच अ डिसएडवांटेज, क्योंकि ये उसी हमें उतना ही पीरियड का मिलेगा। बेशक हमारा स्टार्ट अगर लेट भी होगा तो जो भी पीरियड डिफाइंड है 6 और 7 ईयर, तो हमें उसका मिलता रहेगा उस वक्त तक। दूसरा देखिए कैपिंग है, एस्क्रो अकाउंट से विड्रॉल इज लिमिटेड टू 27.5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो वो उसका इंशाल्लाह में कोई डिसएडवांटेज नहीं है इस डिले का। ओके सर, सेकंड सर इन्होंने ये बताया था कि जब एमओयू साइन होगा उसके बाद डिविडेंड ओपन होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि डिविडेंड ओपन हो चुका है। ये डिविडेंड तो ओपन हो गया जी, क्योंकि वो पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, पुरानी पॉलिसी इज रिडंडेंट नाउ, तो वो कोई इशू अब नहीं है डिविडेंड पे आउट पे। लेकिन यू नो हैविंग सेड दैट वी टेक अ प्रूडेंट एटीट्यूड, मतलब हम ये नहीं है कि अब हम जो सारा प्रॉफिट बांट दें। और मेन चैलेंज इज टू इंशाल्लाह अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। तो हमारे पास आपने हमारे रिजल्ट देखे होंगे, वी आर कैश रिच कंपनी, तो हमें इंशाल्लाह फाइनेंसिंग भी दैट वुड बी अ बिग हेल्प टू अस फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। तो उसका डिविडेंड कैपिंग खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम सारा डिविडेंड पे आउट कर दें। तो आवर शेयर होल्डर्स आर वेरी सपोर्टिव, और हम इसी हिसाब से हमने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है। सर सेकंड क्वेश्चन है जीआरएम सर, FY24 के शायद आपने बताए थे कि $14 पर बैरल के थे FY24 में, और फर्स्ट क्वार्टर में सर आपके ग्रॉस मार्जिन काफी डिक्रीज साइड पे आए थे, अदर इनकम ने काफी कंट्रीब्यूशन की थी, तो फर्स्ट क्वार्टर के जीआरएम क्या होंगे सर? फर्स्ट क्वार्टर इज अबाउट $9। ओके, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, दिस इज मोहम्मद अहमद। मेरे पास एक सवाल है, बाकी सवाल के जवाब आपने दे दिए। मेरा सवाल ये है कि आप अगर लेट्स से जो है ये सेल्स टैक्स का इशू है जो नेक्स्ट वीक तक रिजॉल्व हो जाना है, अगर नहीं होता तो आपकी जो बुक्स में 80 बिलियन पड़े हुए हैं रुपीस कैश शॉर्ट टर्म मिला के, उसका आप क्या मतलब क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, या आप इसमें आपके पास और कौन सी होंगी अपॉर्चुनिटीज इसके अलावा अगर नहीं हो पाती है सेल्स टैक्स का इशू रिजॉल्व? आई डोंट सी एनी रीजन कि ये होगा नहीं खत्म, मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू रिजॉल्व दिस इशू, क्योंकि रिफाइनरी देखे बड़ा क्लियर, ऑल द रिफाइनरीज हैव जॉइंटली टोल्ड द गवर्नमेंट कि अनलेस दिस इशू इज रिजॉल्व वी आर नॉट गोइंग टू साइन, ठीक है। और 4 साल तो हमने लगा दिए हैं, 4 से भी ज्यादा साल मेरा ख्याल रिफाइनरी पॉलिसी बनाने में। एंड आई बीन टेलिंग द गवर्नमेंट कि द कंट्री हैज बीन लूजिंग $1 billion पर annum for every year of delay in implementation of this refinery. तो यू नो गवर्नमेंट अब इशू समझ गई है, और लास्ट मीटिंग में SIFC ने बड़ा रियलाइज किया और गवर्नमेंट को क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं। तो इंशाल्लाह अगर 10th नहीं तो 15th, लेकिन ये इशू डेफिनेटली रिजॉल्व होगा और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा। मेरा यही सवाल था, थैंक यू। थैंक यू जी। मेरा ख्याल में हाँ, अली कोई और क्वेश्चन है? अगर सवाल नहीं है तो फिर हम कंक्लूड। जी जी सर अभी अभी 6 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है एक। हेलो जी जी सर, ये मीन आप ठीक है कि आप कैश कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन आप पे आउट रेशो तो थोड़ी इम्प्रूव करें ना, कि आप 5% पे आउट रेशो पे बैठे हुए हैं। आप कोई 30-40% अपनी अर्निंग का पे करें। शेयर होल्डर तो मीन कब से वेट कर रहे हैं, कई सालों से, मीन 10 साल मुझे हो गए हैं इस कंपनी से कोई खास पे आउट नहीं मिला। तो इतने सालों के बाद अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी कोई अच्छी अर्न की है तो उसका इम्पैक्ट
हमें मिलना चाहिए। आप या तो अपने शेयर बायबैक करें और शेयर होल्डर्स को एग्जिट करवाएं अच्छे रेट पे, या अपना रेशो इंप्रूव करें। मीन 80 बिलियन का कैश आप ऐसे करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे इसका? नहीं, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हम जरूर इसको कंसिडर करेंगे कि जितने भी आगे में बेहतर कर सके डिविडेंड पे आउट। थैंक यू जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है जुबैर और मैं इनसाइड सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक मेरा सवाल ये था कि एक अभी मारी पेट्रोलियम की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मारी और ओजीडीसी ने सक्सेसफुली जो कंट्री की ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के अंदर स्लाइड थी वो उसको रिवर्स करने में कामयाब हो गए। तो आप क्या इस बात से अग्री करते हैं कि जो कंट्री की डिक्लाइनिंग गैस प्रोडक्शन थी, क्या वो डिक्लाइनिंग गैस और ऑयल प्रोडक्शन थी, क्या वो आपको लगता है कि वो अपना ट्रफ अचीव कर चुकी है और यहाँ से कुछ ऐसे अर्ली बर्ड साइंस बीइंग अ रिफाइनर आप देख रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी? देखिए, ये इस पे मैं, ये ब्रीफिंग है अटक रिफाइनरी की, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि मैं और कंपनीज को उस पे कमेंट न करूं तो बेहतर होगा। सर इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि देखें, अगर ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन इंप्रूव हो गई है और ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर से हुई है तो आपको सस्टेनेबल क्रूड की जो है ना ऑफ कोर्स, सप्लाई मिलेगी। मेरी 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 जी सिर्फ जी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि पूछने का सवाल कि क्या आप ऐसी साइंस देख रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट की कि आपको अवेलेबिलिटी ऑयल की प्रोडक्शन की राउंड अबाउट एरिया से बेहतर होती हुई नजर आ रही है, जो कि आपकी जी जी रिफाइनरी जी जी नहीं नहीं, ये आपका मुनासिब सवाल है। वो मैंने ऑलरेडी आई थिंक अर्ज किया भी है कि नॉर्थ में कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं, तो हमें उम्मीद है। देखिए, ये इज अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उम्मीद काफी है इंशाल्लाह कि नॉर्थ से प्रोडक्शन बढ़ेगी डेफिनेटली इंशाल्लाह। वी लुकिंग सर फॉरवर्ड और फॉर दैट। एक आखिरी सवाल ये है कि आई नो आपके लिए इस चीज का जवाब देना मुश्किल है, बट जो मार्केट के अंदर जो सारी ग्रुप की कंपनीज ऑफ लेट काफी रूमर्स में रही हैं, स्पेसिफिकली अटक रिफाइनरी फॉर सेल ऑफ, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज एंड वेदर यू आर इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट, बट आप देखें स्टॉक प्राइसेस भी इसलिए काफी मूव किए हैं, अटक रिफाइनरी की, अटक सीमेंट की, कोई इसके ऊपर अगर आपका कोई कमेंट हो? I have no comments on that, जी। I have no comments on that. Thank you. ये सवाल समझ नहीं आया। आवाज साफ नहीं है, दोबारा पूछे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अब देखिए ना, नई पॉलिसी अब ये कह रही है ना कि आप ये अब जो इसका होगा, जो इंसेंटिव वो दे रहे हैं 10% ड्यूटीज का मोटर गैसोलीन और उसके ऊपर, वो जो डीजल पे ऑलरेडी 7.5 मिल रहा था, वो तो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन एडिशनल 2.5% ऑन डीजल एंड 10% कस्टम ड्यूटी जो हो रही है मोटर गैसोलीन पे, वो जाएगी एस्क्रो अकाउंट में। तो अब उसका नाम बदल हो गया ना, जो पहले वहां पर एक रिजर्व था अब वो यहाँ चला गया, और इधर ही से अब कंपनी फाइनेंस करेगी अपने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को। So let's wait for the last question if there is any, उसके बाद we'll conclude. अस्सलाम वालेकुम जी। Okay, मेरे जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीन जी छोटे जी सवाल थे। एक जी डिस्कशन गवर्नमेंट सर्कल्स में कुछ वक्त पहले हुई थी और ऑन द डी रेगुलेशन ऑफ मोटर गैसोलीन। नाउ गिवन द फैक्ट दैट आप लोग नॉर्थ में वाहिद रिफाइनरी हैं एंड आपका आईएफईएम की एक सेविंग हो सकती है, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? दैट्स क्वेश्चन नंबर वन। नंबर टू, आई माइट हैव मिस्ड दैट, सो माय अपॉलॉजीज अगर आपने बात पहले बताई हुई है। जो आपकी रिफाइनरी अपग्रेडेशन है उसका अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा और ओवरऑल कॉस्ट क्या आप बजट कर रहे हैं? इसमें कोई एफएक्स, सिंस ऑब्वियसली ये इंपोर्टेड फैसिलिटी होगी, तो उसमें एफएक्स अवेलेबिलिटी के लिए कोई अरेंजमेंट अगर आपने देखी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज जीआरएम बता सकें जो अटक रिफाइनरी ने ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 years अचीव किया हो।
Thank you. अच्छा, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, जो मैं समझाऊँ, आप हिस्टोरिकल जीआरएम कह रहे हैं, वो तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है कि इवन एवरेज बताना भी इट वोंट मेक एनी सेंस। हमने बताना, देखें अब कितना हाइट गया था, 19-20 डॉलर तक भी गया है, एंड नाउ वी आर बैक टू $9, और पास्ट में तो $1-2 डॉलर भी रहा है। इवन एट टाइम्स इट हैज बीन नेगेटिव। तो उसका एवरेज बताने कोई तुक नहीं है ना, हमारा उसको पूरा कंट्रोल है। एक तो लास्ट का सवाल का जवाब यह है। दूसरा जो आपने बात की है ना कि डीरेगुलेशन की बात हो रही है, डीरेगुलेशन बात तो कई सालों से हो रही है। इन प्रिंसिपल वी आर नॉट अगेंस्ट डीरेगुलेशन, यू नो, एज लॉन्ग एज के 2-3 बड़ी बेसिक चीजें हैं। एक तो पेट्रोलियम रूल्स में एक सेक्शन है विच रिक्वायर्स कि सबसे पहले जो लोकल रिफाइनरी की प्रोडक्शन है वो अपलिफ्ट की जाएगी और ओनली डेफिसिट वुड बी इंपोर्टेड। एक तो ये बड़ा जरूरी है कह रहे, बिकॉज रिफाइनरीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ द कंट्री। अगर आपने खुला फ्री फॉर ऑल कर दिया तो रिफाइनरी वैसे ही बंद हो जाएंगी। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद डीरेगुलेशन। जहां तक आईएफएम की बात है, अगर 100% डीरेगुलेशन होगी तो फिर तो आईएफएम भी खत्म होगा। आईएफएम जब खत्म होगा उसका मतलब है कि जो इस वक्त है कि डिपोज के ऊपर सेम प्राइस है थ्रू आउट द कंट्री मेंटेन होती है, जो ओगरा अनाउंस करती है, वो फिर रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। फिर डिपेंड करेगा कि आपका सोर्स किधर है और आपके कंजम्पशन पॉइंट कहाँ पर है। तो कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। हमें एडवांटेज ये होगा कि हमारी अटक रिफाइनरी की जो लोकेशन है, तो हमारा जो इस वक्त सप्लाई एनवेलप है, आप समझे कि यहाँ पिंडी से थोड़ा सा आगे जाके वहां से लेके पूरा नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, ये सारा एरिया हम कवर कर रहे हैं। तो हमें फ्रेट का फिर भी एडवांटेज होगा कि जो कराची से लाएगा या जो मिड कंट्री से लाएगा उसके मुकाबले हमारा फ्रेट कम होगा। तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट इंशाल्लाह हमारे ऊपर नहीं आएगा, इवन अगर आईएफएम खत्म भी हो जाए, विच इज आई डोंट नो होता है कि नहीं होता। बहरहाल यही मेरा जवाब है, अगर मैं जवाब दे सका हूं आपके सवाल का। जी, मेरे ख्याल में सवालात एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग अस एट दिस ब्रीफिंग, एंड आई होप यू हैव बीन एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इसके बाद भी कोई सवाल हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट माय टीम और इवन माय ऑफिस। We are always, we welcome any these kind of queries, and because we really believe in the working in a very transparent and professional manner. So we don't mind any questions coming up anytime. Thank you very much, ji, all of you. Khuda Hafiz.